अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्रिएटिव WD1 में आप सबको खुश आमदीद। आज HTML का लेक्चर नंबर 6 और तकरीबन समझ ले के एक तरीके से आखिरी लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ओवरव्यू करवाऊंगा कि अब तक हमने क्या क्या सीखा था, प्लस हमें जो है आपको एक वेबसाइट बताऊंगा ताकि आप जो है उसको देख के मज़ीद जो है उसको समझ सकें कि हम क्या क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ दो कमांड और है जो मैं आपको बताऊं, बल्कि दो तीन कह लें, वो तीन कमांड आप सीखेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह यानी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह CSS की तरफ, और CSS के अंदर जो है वो हम इसमें कलरिंग और डिज़ाइनिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे और इसका सिर्फ बेसिक सीखेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद हम चले जाएंगे फ्रेमवर्क पे। मज़ा आएगा क्योंकि वही असल जगह है जहाँ पे जाके आप हकीकतन सारा काम कर रहे होते हैं। तो यूँ समझ लें कि हम HTML में खाली मैपिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, एक नक्शा बना लेते हैं कि ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से लगाने के लिए हम CSS का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो इस आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। इनमें H1 div पैराग्राफ ये सब तो आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। आर्टिकल और सेक्शन भी इस्तेमाल होता है। आर्टिकल के अंदर H1 और डिवीज़न भी आप लगा सकते हैं। और हाँ, वल्लाह आलम कोई इतना इस्तेमाल नहीं करता, ना आर्टिकल ना ही सेक्शन। ये आपको बता दूं, मैं आपको जो वेबसाइट बताऊंगा वहाँ जाके इसकी डिटेल पढ़ लिएगा, और हाँ, दूसरी वेबसाइटों में देख लीजिएगा अगर कहीं नज़र आ जाए आपको। तो इसी तरह से स्पैन इस्तेमाल होता है। स्पैन के अंदर होता यह है कि आप इसमें छोटी मोटी कोई किसी टेक्स्ट को या किसी भी करैक्टर को लेकर आते हैं और लेके उसके अंदर चेंजेस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यह अब मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा। बल्कि इसी कोर्स के आखिरी में आपको ये चीज़ भी बता दूंगा। दूसरा ये हो गया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यू। अगर आप बी की कमांड यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने आई इस्तेमाल किया तो आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा, यानी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और यू अगर आपने इस्तेमाल किया तो बाकायदा इसमें अंडरलाइन बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें हम करते हैं। फिर इसी तरीके से पहले, क्योंकि यूँ समझ लें पहला डब्बा बी का था, उसमें दूसरा डब्बा हमने आई का रखा और तीसरा डब्बा यू का रखा। तो जब भी हम HTML में काम करते हैं तो इसी तरीके से सोच के काम करते हैं। अब क्योंकि सबसे पहले हमने छोटा वाला डब्बा बंद करना है तो वो यू को पहले बंद किया, फिर आई को बंद किया, फिर बी को। तो जब भी कोई भी कमांड कहीं पे लगेगी तो वो इसी अंदाज में हम खोलेंगे बॉक्स को और इसी तरीके से बंद करेंगे। इसके बाद मैंने आपको BR बताया था, जो कि ब्रेक लाइन है, कि एक लाइन अगर आपने छोड़नी है किसी, यानी अगली लाइन से काम शुरू करना है तो BR लगा दें। इसी तरीके से हम अगर HR लगा देंगे तो वो क्या करेगा कि लाइन हेडर लाइन एक बना देगा, एक लाइन बना देगा और उसके बाद आपको जगह दे देगा। तो उम्मीद है हाँ, HTML के अंदर जो टेक्स्ट को जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और जो जो काम करते हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है इसमें। इसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि अगर हम बाहर की फ़ाइलों को अपने साथ यानी मर्ज कर अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, कोई तस्वीर वगैरह, तो इमेज की कमांड यूज़ होगी। और सोर्स आपको पता है, याद होगा। इसी तरीके से वीडियो में एम्बेड बताया था और एक वीडियो बताया था, लेकिन वीडियो के अंदर कंट्रोल्स डालना लाजमी है। और फिर सोर्स अलग से आपने लिखना है, और सोर्स के बाद आपने SRC करके फिर दोबारा सोर्स की पूरी लोकेशन बतानी है। यानी आपने एम्बेड यूज़ कर लेना है या फिर वीडियो को आपने यूज़ कर लेना है। एम्बेड में आप PDF वगैरह भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से लिंक हम यूज़ करते हैं, ए हाइपर रेफरेंस, और इसके अंदर फिर हम लिंक की जो भी लोकेशन देंगे, यानी जो पेज देंगे, जैसे मैं इंडेक्स पे काम कर रहा हूँ और मैं अपना एक contactus.html का पेज बनाता हूँ, तो मैं बीच में यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टेक्ट और यहाँ पे भी दे दूंगा लोकेशन उसकी के contact.html। अगर वो किसी फोल्डर में है तो पहले मैं फोल्डर को नाम दूंगा, फिर उसके बाद स्लैश करके उस फाइल का नाम दे दूंगा जो मैंने वहाँ पे रखी होगी .html के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिंक को भी सेट किया था। अब हम चलते हैं HTML फॉर्म की तरफ। और इस HTML फॉर्म में जो सबसे मेन काम था वो इनपुट था। और इनपुट के अंदर मैंने आपको बताया टैक्स, नंबर, ईमेल, डेट, मंथ, ये सब चीज़। तो डेट, मंथ और ईयर ये आप चेक कर लिएगा। आपका ब्राउज़र अगर आप नया अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिक आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा कैलेंडर ओपन करके दे देगा, और फिर आपने कैलेंडर इस्तेमाल कर लें तो वो खुद ही डेट उसमें लिखी हुई आ जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया इन्होंने HTML5 में। और HTML5 कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। वो एक छोटी सी लाइन है,
तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ठीक है, इन चीज़ों को आपने चेक कर लेना है, डेट, मंथ, ईयर। तो इन चीज़ों को आप चेक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रेडियो मैंने आपको बता दिया था, चेक बॉक्स के रेडियो का बटन, यानी अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप सेलेक्ट के बजाय रेडियो इस्तेमाल कर लें, चारों चीज़ों को सामने रख दें, ताकि बंदा उसमें से कोई भी किसी को एक को सिलेक्ट कर ले और उसका काम हो जाएगा। इसी तरह से चेक बॉक्स हमने बताया था कि अगर आप चाह रहे हैं कि वो मल्टीपल सिलेक्शन बना सके, तो हम चेक बॉक्स रख देते हैं कि अगर वो 4 चीज़ें हम रखते हैं उसके सामने, कि चारों को या तो सेलेक्ट कर ले, या तो एक को सेलेक्ट कर ले, या दो को कर ले, उसकी मर्ज़ी। तो ऐसे में चेक बॉक्स हमारे काम आता है। फ़ाइल आपको मैंने बताया था, पीडीएफ को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इमेज जेपीजी, पीएनजी वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये पासवर्ड में होता ही है कि अगर आप टाइप पासवर्ड कर दें, तो जो भी कुछ लिखेंगे वो सब स्टार बनता चला जाएगा। जैसा कि आप अक्सर होता है कि यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे ही डाल रहे होते हैं, वो सब आ, एक गोल डॉट टाइप का बनता जाता है, इसको स्टार भी हम कहते हैं। तो वो बनता चला जाएगा, और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, यानी दूसरे वाले बंदे को कुछ समझ में नहीं आएगा। और हिडन जो है ये डेवलपर यूज़ करते हैं अमूमन, कि हम जो है अपनी यूज़र की वैल्यू लेके फॉर्म सबमिट करवा देते हैं। जैसे आप इसको मुख्तसर समझ लें कि आप जाते हैं फेसबुक के ऊपर, लॉगिन होते हैं, तो फेसबुक आपकी यूज़र आईडी को अपने पास सेव कर लेता है कि जी ये फला यूज़र आया है, तभी आपका पेज और आपकी सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होती हैं। फिर ऐसे में आप किसी को पोस्ट करते हैं, तो फेसबुक जो है वो हिडन के अंदर आपकी नाम भेज देता है कि हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप सिर्फ लिखते होंगे, टाइप लिख करते होंगे, और अगर कोई तस्वीर अटैच करनी है, तस्वीर अटैच की, या ईमेल लिंक या कोई भी लिंक आपने दे दिया उसमें और अटैच करके पोस्ट कर दिया। लेकिन फेसबुक क्या करता है, उसमें एक हिडन वैल्यू ले जाता है कि ये फला बंदे ने पोस्ट किया है, इसमें आपका यूज़र आईडी होता है, और वो बता देता है कि फला यूज़र ने ये चीज़ पोस्ट की है। यही वजह है कि जब पोस्ट आती है तो सबको पता चल जाता है कि फला बंदे ने फला चीज़ पोस्ट की है। तो ये हिडन उस वक्त काम आता है, यानी ये नज़र नहीं आता है, लेकिन ये पीछे काम कर रहा होता है। तो इसको चेक कर लिएगा, जिस जिस इनपुट में आप हिडन लिखेंगे वो चीज़ सामने नज़र नहीं आएगी। तो ये डेवलपर के लिए ज़्यादा काम का होता है। बटन जो है वो भी डेवलपर के लिए काम का होता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह में प्लस माइनस करना होता है और दूसरी चीज़ें होती है, तो ये बटन काम आ जाते हैं। और सबमिट जो है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ये सब टाइप है इनपुट की, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। लेकिन एचटीएमएल जो है वो तकरीबन यही है। फिर टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया था, जिसमें रॉस होती हैं, कॉलम्स होते हैं। कॉलम हम इतना इस्तेमाल अब नहीं करते, रॉ अलबत्ता इस्तेमाल करते हैं, 4 या 5 या 3, या जैसी हमें दिखानी हो, जितनी जगह हो उस हिसाब से। सेलेक्ट के अंदर जो है वो ऑप्शन यूज़ होता है, और होता यह है कि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अब उसमें से कोई एक गाड़ी आपने सेलेक्ट करनी है, या कोई बहुत सारी चीज़ है उसमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो जगह बचाने के लिए हम इन्होंने सेलेक्ट की कमांड बनाई और उसमें ऑप्शन लिख दिया कि जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सारी लिस्ट आपको दिखा देगा, उसमें से कोई एक चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है और आगे बढ़ जाना है, जबकि रेडियो में आपको सारी चीज़ें सामने दिखानी पड़ती हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म बना था। हाँ, यहीं आप थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो 2 कमांड मैं आपको बता रहा था, वो अब 3 हो चुकी हैं, और इसको मैं बीच में लिख देता हूँ, एचटीएमएल इंटाइटिस। तो अब प्रैक्टिकल काम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हाँ, अब एचटीएमएल और एचटीएमएल5, यानी हम जो काम कर रहे थे वो एचटीएमएल4 पे काम कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप, ठीक है, एक्सक्लेमेशन बार जो है ये आपने डालना है पहले, और फिर उसके बाद लिखना है डॉक, या तो सब कैपिटल लिख दें या छोटा लिख दें, जैसा समझ में, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल। अब चाहे तो आप सारे बड़े लिख दें, सारे छोटे लिख दें, जैसा भी हो चल जाता है ये। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। जैसे ही आप डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते हैं, तो इसका मतलब है अब आपका जो पेज है वो एचटीएमएल5 के हिसाब से बना हुआ है। अब एचटीएमएल5 ने असल में कुछ कमांड जो है ख़त्म कर दी थी, इसलिए वो मैंने आपको सिखाई नहीं। तो इसलिए आपने जो कुछ भी सीखा वो HTML5 के हिसाब से वो सारी चीज़ें काम करती हैं। HTML5 का एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप बड़ी प्रोग्रामिंग से बच जाते हैं। अब ये मेरा फॉर्म देख रहे हैं पूरा खाली है, यानी कुछ भी मैंने डेटा नहीं डाला, और मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, तो ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है, यानी खाली डेटा हमारे डेटाबेस में चला जाएगा, जिसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सिवाय इसके कि वो फ़ीमेल है और रीडिंग जो है वो कर चुके हैं।
तो ऐसे में जो है हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर जाते हैं, जैसे नाम है हम चाहते हैं कि नाम लाजमी लिखा हुआ नज़र आए। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अब यूज़र जब भी नाम बग़ैर नाम के कॉन्टेक्ट अस करेगा तो फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा जब तक कि वो नाम ना लिख ले। अब जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड लिखा और इसको सेव करने के बाद जब रिफ्रेश किया तो अब मैं जाता हूँ यहाँ नीचे और सबमिट करता हूँ। तो अब कॉन्टेक्ट अस का बटन, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये कॉन्टेक्ट अस का बटन जो है, तो कॉन्टेक्ट अस के बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो इसने बोला कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। तो इसी तरीके से मोबाइल नंबर पे भी हम रिक्वायर्ड लगा देते हैं, ईमेल पे भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ हमें लाजमी चाहिए तो उन सब पे हम रिक्वायर्ड लगा देते हैं। अब ये जो है इनमें क्योंकि मल्टीपल है इसलिए रिक्वायर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस जेंडर में आप जाहिर सी बात है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इस पे रिक्वायर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सिलेक्ट योर कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी वो कोई एक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई ना कोई एक लाज़मी उसने सेलेक्ट किया हुआ होगा, तो खुद ब खुद वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपने जैसे डिज़ाइनिंग के हिसाब से लोग अक्सर लिख देते हैं और लोग यहाँ पे लगा देते हैं कि जी ऑप्शन हमारे पास है, वैल्यू हम बता देते हैं इसकी कुछ भी नहीं है और इसमें लिख देते हैं सेलेक्ट कोर्स। ठीक है, और आखिरी में भी 2-3 डैश लगा देते हैं लोग ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो जब आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्टेड लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद अब आप देखेंगे जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो सेलेक्ट कोर्स लिखा हुआ आएगा और आप इसमें से जो आपको समझ में आ रहा है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे में ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन में नहीं, सेलेक्ट के अंदर हमने रिक्वायर्ड लगाना है। तो अब जब ये सेलेक्ट हो गया तो हमने देख लिया कि हमने नाम दे दिया। ठीक है, जो हमें चाहिए था हमने और किसी पे रिक्वायर्ड नहीं लगाया और सिर्फ इस पे लगाया। तो अब जब मैं इसको जाके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि कोई एक सेलेक्ट करना लाजमी। तो इसी तरीके से जो है वो आपने सेलेक्ट की कमांड आपके काम में आ जाती है। तो ये रिक्वायर्ड जो हम लिखते हैं इस चीज़ को आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, इस कमांड को कि हम जब भी इनपुट के अंदर कहीं पे भी रिक्वायर्ड लिखेंगे इसका मतलब है वो देना लाजमी है। इसी तरीके से मिन और मैक्स और फिर उसके अलावा मैक्स विथ वगैरह, खैर वो सब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा। हाँ, CSS वगैरह में भी तो उसका आपको इतना मसला नहीं होगा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर आपने समझ ही लिया है HTML तो फिर आपको जो है वो मज़ीद जो है इसको HTML को जो है सिर्फ आप कमांड देखेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं अब आपको W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ये सबसे ज़्यादा मशहूर वेबसाइट है और जहाँ आपको वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप इनका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो मेरे ख़्याल से 90 या $100 ऐसे ही कुछ का आपको पड़ेगा। तो फ्री में सीख सकते हैं, तो हमारा काम तो वैसे ही फ्री में होना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं HTML के अंदर और आप यहाँ पे इसको खोलेंगे तो आपके यहाँ पे सारी कमांड लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो आप इसको देखते जाएं और इसमें से जो चीज़ समझना चाहें वो समझ लें। स्टाइल जो है बेसिकली CSS का होता है, याद रखें। इसमें इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है कि जावा स्क्रिप्ट और हर चीज़ जो है वो इन्होंने एक ही उसमें डालने की कोशिश की है, जो कि नहीं करना चाहिए था। बस ये एक थोड़ी सी गलती है, तो इस वजह से लोगों को जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जब हम CSS सीखेंगे तो हमें स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें एक है फेव आइकन। ठीक है, ये आपके काम का है। फेवरेट आइकन जो है वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में आप देख रहे होंगे कि मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, W3 स्कूल का ये एक आइकन बना हुआ है, तो ये फेव आइकन से बनता है। तो आपने करना ये है कि आपने सीधा सीधा जाके JPG टू ICO इसको सर्च करना है और उस वेबसाइट पे जाके आप जो भी JPG यानी अपनी फ़ाइल लोगो डालेंगे उसको वो कन्वर्ट कर देगा ICO में, यानी आइकन फाइल में, और फिर आपने फेव आइकन को यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये फेव आइकन का हो गया। बाकी आप इसमें कमांड पढ़ लिएगा, इसको खोल के आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद हम यहाँ पे और देखते हैं जो मेरे ख़्याल से इंटाइटिस। जी, ये मैंने आपको बताया था एचटीएमएल इंटाइटिस होती है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो है सैम्बल लैंग्वेज जो होती है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो सैम्बल लैंग्वेज से मुराद ये है कि बहुत सारी जैसे रजिस्टर्स आपने देखा इसमें कॉपीराइट रजिस्टर और दूसरी चीज़ें आ रही होती हैं, इन सब चीज़ों को भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने इतनी कमांड नहीं दी। ठीक है। हाँ, एक मिनट मुझे देखने दें। इन्होंने नहीं, ये ख़त्म हो गया यहीं पर। मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ। अच्छा, एचटीएमएल सैम्बल इन्होंने अलग से दे दिया। ठीक है, एंटाइटी में ही सैम्बल भी होता है, दोनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और आप इनमें से सैम्बल के अंदर काफ़ी सारे निशान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम इनको एंटाइटीज ही कहते हैं लेकिन खैर इन्होंने सैम्बल के नाम से अलग से बना दिया। तो इसमें फुल आप सैम्बल देख लेंगे तो वो सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक मिनट पहले हम कोई सैम्बल वगैरह देख लें। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सैम्बल हैं और इनके कोड लिखे हुए हैं। तो इसमें हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो एचटीएमएल वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मैं देखता हूँ ज़रा और नीचे कोई मुझे अपने मतलब का नज़र आ जाए। एक होता है हैमबर्गर, जिसको हम कहते हैं, हाँ ये आ गया मेनू बार। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हैमबर्गर में चाह अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा, बल्कि यहाँ पे भी ऊपर में आपको नज़र आ रहा होगा। जब इसको खोलते हैं तो लिस्ट नज़र आ जाती है, इसको हैमबर्गर भी कहा जाता है। तो ट्राई इट में जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारा सामने आ जाएगा और इसमें अब आपने देखिए ये स्टाइल लगा दिया इन्होंने, तभी ये इतना बड़ा नज़र आ रहा है। खैर ये सीएसएस में हम सीख लेंगे। और यहाँ पे हमने करना ये है कि सिर्फ स्पैन के अंदर जो है ये कोड लिखना है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कॉपी कर लिएगा क्योंकि ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, ये बहुत सारे कोड हैं। सिर्फ ये अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें होम घर का बना हुआ होता है, जैसे कार्ड बना हुआ होता है। इस तरह के छोटे छोटे आइकन आ जाते हैं जो वेबसाइट पे नज़र आते हैं तो दिखने में अच्छे लगते हैं। इनका कलर भी चेंज हो जाता है और दूसरी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इसको हम कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसी को जाके अपने पास जाके मैं, हाँ चले, मैं यहीं पे डाल, वैसे तो यहाँ पे होम का आना चाहिए था लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफ के बाद एक स्पैन के नाम से अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर दूँ, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम स्पैन के यूज़ कर लें ताकि ताकि हम जो है यहाँ पे मज़ीद स्टाइल लगा के इसको छोटा बड़ा कर सकें, इसका कलर चेंज कर सकें, इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकें। तो इसलिए हम जो है इसके अंदर ये कोड लिख के स्पैन को क्लोज़ कर देंगे। तो उम्मीद है इस पेन और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कोड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त आने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करके सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये एक छोटा सा 3 खाना बना हुआ आ गया जो कि 3 लाइनें बनी हुई आ गई, जिसको लिस्ट भी लोग बोलते हैं, हैमबर्गर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो ये इस तरीके से आप जो डिज़ाइन लेना चाहते हैं, जो आइकन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इमेजेस जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा लोड होने में टाइम लेती हैं, जबकि ये जो है क्योंकि एक फ़ॉन्ट की सूरत रखता है, जैसे आपने ए लिखा है वैसे ही आपने ये निशान डाला है, तो ये इतना लोड नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसी तरीके से एचटीएमएल इंटरफेस में टॉप टेल के नाम से टॉप टेल एचटीएमएल इंटरफेस आप लिखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे सैम्बल आपको नज़र आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता, मैंने W3 स्कूल में अभी देखा है सैम्बल को, इससे पहले ये सैम्बल के नाम से कोई भी निशान नहीं था, सिर्फ थोड़े से एचटीएमएल इंटरफेस से। बहरहाल इन्होंने मज़ीद शायद बना दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं सारे सारे निशान आ रहे हैं, टेलीफोन भी आ रहा है, हैमबर्गर भी आ गया, इसी तरीके से और दूसरे डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कोड हमने एचटीएमएल का इसमें इस्तेमाल किया था जो हमारे यहाँ पे मौजूद है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आप मज़ीद इसको देखते जाएं एक से एक डिज़ाइन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपने अपने खुद ही वेबसाइट पे जाके ढूंढ लेना है और सर्च कर लेना है। जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर ये वाला फ़ोन वाला निशान जो है वो अच्छा लगता है दिखने में। आप एक दफ़ा ख़ुद को रिफ़्रेश कर लें और अब दिमाग बना लें, क्योंकि अब हम जा रहे हैं आई फ्रेम के ऊपर। आई फ्रेम में कुछ इस तरीके से होता है कि अब जो जैसे मैंने इंडेक्स फ़ाइल बनाई थी, मैं इंडेक्स फ़ाइल को जो है ना अपने पास कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा दोबारा। ठीक है, यहीं पे कंट्रोल सी दबा दें या आप क्या कहते हैं कॉपी कर लें और फिर इसी को यहीं पर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो जैसे ही आप कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। तो
यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने इसके ऊपर जाके पेज एचटीएम कर दिया। अब जो हमारी इंडेक्स फाइल है हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करा दूंगा मैं, और इसमें जितने कोड मैंने लिखे हैं सब उड़ा दूंगा मैं, सिवाय बॉडी के। यानी बॉडी के बाद जो चीज़ शुरू हो रही है, जो डिफ शुरू हो रहा है वहाँ से लेके बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ तक के तमाम कोड मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे कोड अब पेज के अंदर सेव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सिर्फ यही चीज़ें रह गई हैं एचटीएमएल के अंदर। अब मैं बॉडी में जाके लिखता हूँ आई फ्रेम। आई फ्रेम ये होता है कि हम जब भी आई फ्रेम लिख के कोई सोर्स फाइल देते हैं कि जी फला फाइल को यहाँ पे ले आओ, तो वो उस फाइल को यहाँ पे ले आता है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, अभी तो मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, लेकिन मज़ीद आगे जाके आपको इसके मज़ीद फ़ायदे पता चलेंगे। अगर ये फ़ाइल वीडियो के अंदर है तो हम यहाँ पे डॉट स्लैश वीडियो स्लैश और फिर पेज डॉट एच टी एम लिखेंगे। क्योंकि अभी हमारी फ़ाइल सामने ही है तो हम डॉट स्लैश पेज डॉट एच टी एम भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इनको ना लिखें तो भी मसला नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और अब मैं आई फ्रेम को जो है यहाँ पे जाके क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव करके रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये उसने पेज डॉट एच टी एम को यहाँ पे जाके ले आया। अब अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो वो यही इसी तरीके से हरकत करेगा कि यानी जाएगा तो ये इंडेक्स पेज पे, लेकिन पेज डॉट एच टी एम को शो करेगा। और फिर इसी तरीके से मैं कॉन्टैक्ट अस क्लिक करूँ या जो भी क्लिक करूँ तो भी इसने यही काम करना है, यानी इसी फ्रेम के अंदर दिखाना है। अब ऐसे में याद रखें कि मैंने यहाँ पे डॉक टाइप एच टी एम एल नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ये एच टी एम एल 4.3 पे बनाई हुई वेबसाइट है। तो अब उससे ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पे हाइट और विड्थ जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं। यानी विड्थ की अगर मैं परसेंटेज कर देता हूँ डबल कॉमा लगा के 100%, यानी हमारी चौड़ाई जो है वो पूरी की पूरी 100% हो जाए, जितनी बड़ी ब्राउज़र की स्क्रीन है। तो ये मैंने आपको विड्थ के अंदर परसेंटेज नहीं बताया था, ये अभी आप देख लें। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पेज जितना मैं बड़ा करूँगा ये उतने बड़ा होता जाएगा, यानी 100% पे ये चलेगा। ठीक है, तो आई फ्रेम से हमें एक फ़ायदा तो ये हो रहा है। फिर दूसरा फ़ायदा क्या है, हमने हाइट भी इसको 100% कर दी, क्योंकि ये HTML5 नहीं है इसलिए 100% हाइट इसमें काम करेगी। अगर इसको मैंने HTML5 कर दिया तो ये फिर 100% काम नहीं करेगा। तब आप देखें कि ये वेबसाइट पूरी जहाँ तक इसका पेज है वहाँ तक ये दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी की पूरी 100% वेबसाइट हमें नज़र आ रही है। अब अगर आप देखें तो साइड पूरे चारों तरफ एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, जो कि एक मोटी सी लकीर नज़र आ रही है चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर। और इस बॉर्डर को हमें ज़ीरो करना पड़ता है, तो ऐसे में हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं फ्रेम बॉर्डर। ठीक है, ये हम कहीं पे भी एट्रीब्यूट यूज़ कर लें कोई मसला नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम बॉर्डर, इसको सेव करके फिर मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि वो एक मोटी सी ब्लैक लाइन जो आ रही थी वो अब नज़र नहीं आ रही। अब मैं कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा हूँ तो भी ये सब कुछ काम कर रहा है। तो अब अगर आप देखें तो टाइटल में मैं जो चीज़ लिखूँगा वही टाइटल में लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसे ही मैं मेनू बार बनाने के बाद ये सब चीज़ें जैसे आगे जाके करूँगा तो वो सारी चीज़ें इसी में आ रही होंगी। तो फिर हमें क्या होगा कि हम जितने भी लिंक बढ़ाते जाएँ तो हर दफ़ा हमें सब में जा जाके वो सब काम नहीं करना पड़ेगा, यानी चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी हमें हर पेज पे जा जाके लिंक डालना पड़ा था। तो खैर आगे जाके हमें और भी बहुत सारे फ़ायदे पता चलेंगे। और अगर हम कॉन्टैक्ट को मैं डायरेक्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्टैक्ट का टाइटल चेंज कर देता हूँ, या अगर लिंक में कोई लिंक जो है वो दूसरा नाम लिख देता हूँ, तो वो फिर मुझे अब हर पेज में जाके इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी। जबकि अभी इंडेक्स में आई फ्रेम बुलाने की वजह से ये हो रहा है कि ना मुझे टाइटल चेंज करना पड़ रहा है, जो मैंने टाइटल दिया है वही आ रहा है। फिर उसके अलावा जो मैंने मीनू बार वगैरह बनाए हैं और वही लिखे नज़र आ रहे हैं, यानी उसी लिंक के ज़रिए आएंगे। अभी मैंने डाला नहीं है, मैं नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह ये भी करके बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और वहाँ पे हम इंशाल्लाह सीएसएस जो है उसको देखेंगे। और सीएसएस का मतलब है कि हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, बैकग्राउंड का कलर कैसे होता है, तस्वीर कैसे लगती है, फिर इसमें फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बड़ा होगा छोटा होगा, और इस तरह की जो है वो बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और उसके बाद हम सीधा जंप लगाएंगे सीएसएस फ्रेमवर्क पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।